आज के इस चर्चा में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो काम करने के, व्यापार करने के और यहाँ तक कि सोचने के हमारे नजरिए को मतलब पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। बिल्कुल। और ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हाँ, तो आज के इस विश्लेषण में हम 37 सिग्नल्स के संस्थापकों जेसन फ्राइड और डेविड हेनीमेयर हैंसन द्वारा लिखी गई बेहद चर्चित किताब रीवर्क के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंशों पर गहराई से विचार करेंगे। चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि जब हम इस सामग्री के पन्नों से गुजरते हैं तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे ये उन सभी धारणाओं को सिरे से गलत साबित करती है जिन्हें हम सच मान बैठे हैं। एकदम सही, जिन्हें हम असली दुनिया या रियल वर्ल्ड के पत्थर की लकीर वाले नियम मानकर चलते हैं। अक्सर लोग किसी भी नए आइडिया को ये कहकर खारिज कर देते हैं कि ये विचार सुनने में तो अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में काम नहीं करेगा। और आज का हमारा जो मुख्य मिशन है ना, वो भी यही है। मतलब इन तथाकथित असली दुनिया के नियमों को चुनौती देना। व्यापार और काम करने के जो पुराने ढर्रे हैं, जैसे हफ्ते में 80-80 घंटे काम करना। बाप रे, 80 घंटे! हाँ, या फिर कोई भी नया काम शुरू करने से पहले लाखों डॉलर की फंडिंग के पीछे भागना, या ऑफिस में बैठकर उन अंतहीन मीटिंग्स का हिस्सा बनना जिनका कोई नतीजा ही नहीं निकलता। इन सभी धारणाओं को आज हमें तोड़ना है। बिल्कुल। देखिए, किताब बहुत स्पष्ट रूप से इस असली दुनिया वाले बहाने पर प्रहार करती है। असल में ये रियल वर्ल्ड कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहां जाने से बचना चाहिए। ये सिर्फ एक रक्षात्मक रवैया है। एक बहाना। जी, एक बहाना जो उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो खुद कुछ नया करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, और वो दूसरों को भी उसी दायरे में खींचना चाहते हैं। निराशावादी लोग मान लेते हैं कि समाज किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि सादगी और सीमित संसाधनों में भी बहुत बहुत प्रभावशाली चीजें बनाई जा सकती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें अक्सर वो लोग गलत साबित कर देते हैं जो बिना किसी बड़ी विज्ञापन एजेंसी या भारी भरकम बजट के अपने ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा भ्रम है जिस पर बात करना जरूरी है। मतलब बचपन से हमें सिखाया जाता है और पूरी कॉर्पोरेट दुनिया भी यही गाती है कि अपनी गलतियों से सीखो, फेल होने का जश्न मनाओ, फेल फास्ट। हाँ, वो फेल फास्ट वाला मंत्र। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री में एक हार्वर्ड अध्ययन का जिक्र आता है जो इस पूरी फिलॉसफी को ही मतलब पूरी तरह पलट देता है। उस अध्ययन के अनुसार सफलता से सीखना असल में ज्यादा काम आता है, ना कि सिर्फ गलतियों से। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि जब कोई इंसान गलती करता है या विफल होता है ना, तो उसे सिर्फ ये पता चलता है कि क्या नहीं करना है। उसे ये नहीं पता चलता कि सही तरीका क्या है। इसके विपरीत जब कोई सफल होता है तो उसे ठीक ठीक पता होता है कि कौन सी चीज ने काम किया और वो उस फॉर्मूले को दोहरा सकता है। लॉजिकल है। अगर हम प्रकृति के एवोल्यूशन या विकास को भी देखें तो वो भी इसी तरह काम करता है। प्रकृति उन जेनेटिक बदलावों को आगे बढ़ाती है जो सफल होते हैं, न कि उन चीजों को जो सरवाइव नहीं कर पाई। विफलताओं पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना मतलब एक तरह का भटकाव ही है। सही बात है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि बिना दिन रात एक किए, बिना हसल कल्चर का हिस्सा बने आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, उनका क्या? वो एक अलग ही समस्या है। आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है कि अगर आप डेस्क पर सो नहीं रहे हैं या वीकेंड पर काम नहीं कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि आप अपने काम के प्रति पैशनेट ही नहीं है। वर्कहोलिज्म यानी काम के नशे को तो जैसे एक मेडल मान लिया गया है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारी संस्कृति में इस वर्कहोलिज्म को बेवजह हीरो बना दिया गया। असलियत यह है कि ज्यादा काम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा काम पूरा हो रहा है। हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क। बिल्कुल। जो लोग लगातार बहुत ज्यादा काम करते हैं वे अक्सर थक जाते हैं और उनका दिमाग सही फैसले नहीं ले पाता। ऐसे लोग समाधान निकालने के बजाय कई बार नई समस्याएं खड़ी कर देते हैं, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते। जी, वे सिर्फ खुद को और दूसरों को ये दिखाने के लिए कि वे कितने व्यस्त हैं, छोटी छोटी और गैर जरूरी चीजों पर अटक जाते हैं। वे समय नहीं बचाते, वे बस अपना समय बर्बाद करने के नए तरीके खोज लेते हैं। तो इसका मतलब है कि असली हीरो वो नहीं है जो रात के 2 बजे तक ऑफिस में बैठ के कोडिंग कर रहा है या ईमेल का जवाब दे रहा है। बिल्कुल नहीं। असली हीरो वो है जो अपने काम को जल्दी, स्मार्ट तरीके से और पूरी कुशलता के साथ खत्म करके शाम को समय पर घर चला जाता है। ये बात उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस होनी चाहिए जो सोचते हैं कि सफलता के लिए अपनी निजी जिंदगी की बलि देना जरूरी है। एकदम सही।
और जब हम कोई नया काम शुरू करने की बात करते हैं तो एक और बहुत आम बहाना सामने आता है, समय की कमी। अरे हाँ। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ, मेरे पास तो अपना आइडिया शुरू करने का समय ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि समय हमेशा होता है, बशर्ते उसका सही इस्तेमाल किया जाए। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किसी को अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब रातों रात रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। दिन भर की शिफ्ट के बाद शाम को 3 घंटे टीवी देखने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय उस समय का उपयोग अपने नए विचार पर काम करने के लिए किया जा सकता है। अगर आइडिया में दम है तो वो रात के उन कुछ घंटों में भी आकार लेने लगेगा। ये तो हो गई समय निकालने की बात। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट तब आती है जब लोग सोचते हैं कि मैं बनाऊं क्या, मेरा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। और यहीं पर किताब एक बहुत ही शानदार विचार सामने रखती है, अपनी खुद की समस्या को सुलझाना। यानी कोई ऐसा उत्पाद या सर्विस बनाना जिसकी खुद आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या काम में सख्त जरूरत महसूस हो रही हो। ये अप्रोच इतनी सफल इसलिए होती है क्योंकि इसमें देखिए मार्केट रिसर्च को झंझट खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप खुद ही कस्टमर हैं। जी। जब कोई अपनी ही किसी समस्या को सुलझाने के लिए कुछ बनाता है तो वो खुद अपना पहला ग्राहक होता है। उसे किसी फोकस ग्रुप या सर्वे की जरूरत नहीं होती ये जानने के लिए कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। फीडबैक तुरंत मिल जाता है। बिल्कुल। उसे तुरंत पता चल जाता है कि जो बन रहा है वो असल में काम का है या सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन मान लीजिए किसी ने अपनी समस्या पहचान भी ली, तो शुरुआत कहाँ से करें? लोग अक्सर यहीं उलझ जाते हैं। मतलब वो एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना देते हैं कि शुरुआत ही नहीं हो पाती है। इस उलझन को दूर करने के लिए हॉट डॉग स्टैंड का एक बहुत ही सटीक एनालॉजी या उदाहरण दिया गया। वो हॉट डॉग वाला उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। है ना? मान लीजिए कि कोई एक हॉट डॉग स्टैंड खोलना चाहता है। अब सोचने बैठे हैं तो चिंता करने के लिए सैकड़ों चीजें हैं, जैसे काट का रंग लाल होगा या पीला। बिल्कुल। उसका नाम क्या होगा, हम कौन सी मस्टर्ड सॉस इस्तेमाल करेंगे, कर्मचारियों की यूनिफॉर्म कैसी होगी। हाँ, लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर हम एक हॉट डॉग स्टैंड से प्याज, सॉस, यूनिफॉर्म या काट का रंग हटा दें तो भी वो स्टैंड अपना काम कर सकता है। लेकिन अगर इसमें से हॉट डॉग ही हटा दिया जाए जी, तो वो स्टैंड किसी काम का नहीं बचेगा। वो एकदम सही, वो उसका वजूद ही खत्म कर देगा। यानी सबसे पहले उस हॉट डॉग पर फोकस करना चाहिए। हर प्रोजेक्ट, हर व्यापार का एक केंद्र होता है जिसे स्रोत सामग्री में एपिसेंटर कहा गया है। अगर वो एपिसेंटर मजबूत नहीं है तो बाहरी सजावट, लोगो या विजिटिंग कार्ड किसी काम के नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले उस केंद्र को खोजना और उसे विश्व स्तरीय बनाना जरूरी है। बाकी सब चीजें उसी पर टिकी होती हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बात सीधा इस विचार से जुड़ती है कि व्यापार को भारी भरकम होने से कैसे बचाया जाए। मतलब लेस मास वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, जब हम एपीसेंटर के बजाय हर छोटी बड़ी चीज पर एक साथ फोकस करने लगते हैं तो व्यापार का ढांचा बहुत भारी हो जाता है। भौतिक विज्ञान का सीधा सा नियम है कि किसी वस्तु का मास यानी भार जितना ज्यादा होगा उसकी दिशा बदलने में उतनी ही अधिक ऊर्जा लगेगी। यही नियम कॉर्पोरेट दुनिया पर भी लागू होता है। लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे कर्मचारियों की फौज, अंतहीन मीटिंग्स और सालों पुरानी नीतियां, ये सब काम का भार बढ़ा देते हैं। और यही वजह है कि बड़ी कंपनियों के लिए किसी नए ट्रेंड को अपनाना या अचानक दिशा बदलना इतना मुश्किल होता है। मतलब वे एक विशालकाय पानी के जहाज की तरह होती हैं जिसे मुड़ने में मीलों लग जाते हैं, जबकि एक छोटा स्टार्टअप एक स्पीड बोट की तरह होता है जो तुरंत अपनी दिशा बदल सकता है। एकदम सटीक उदाहरण। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि चीजों को हल्का और लचीला रखा जाए। कम भार का सिद्धांत यही सिखाता है। और इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा है, सीमित संसाधनों का रोना रोने के बजाय उन्हें गले लगाना। मतलब कंस्ट्रेंट्स को अपनाना। जी, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त बजट नहीं है या बड़ी टीम नहीं है, लेकिन रचनात्मकता अक्सर तभी बाहर आती है जब विकल्प सीमित होते हैं। ये बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। अक्सर जब हम कोई नया फीचर या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और समय कम होता है तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? डेडलाइन आगे बढ़ा दो या और लोग हायर कर लो, जो कि हमेशा काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। लेकिन किताब एक बहुत ही प्रभावशाली और अलग नजरिया देती है। इसके अनुसार एक आधा अधूरा बड़ा प्रोडक्ट बनाने से लाख गुना बेहतर है एक बेहतरीन आधा प्रोडक्ट बनाना। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक है। हमारे पास समय, ऊर्जा और फोकस हमेशा सीमित होता है। अगर कोई एक साथ 10 चीजें करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो 10 चीजें औसत दर्जे की या खराब होंगे।
बिल्कुल। इससे बेहतर है कि उन 10 में से 7 चीजों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए और बाकी की 3 चीजों को इतनी बारीकी और बेहतरीन तरीके से किया जाए कि लोग आपके मुरीद हो जाएं। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए जिंगरमैन्स दिल्ली का उदाहरण बहुत ही शानदार है। मतलब ये कोई आम किराने की दुकान नहीं है जहां हर चीज ठूस ठूस कर भर दी जाती है ताकि ग्राहक को हर ब्रांड मिल जाए। सही कहा। जिंगरमैन्स दिल्ली का अप्रोच बिल्कुल अलग है। वहां के मालिक खुद को सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि एक क्यूरेटर मानते हैं। बिल्कुल, किसी म्यूजियम के क्यूरेटर की तरह। हाँ, जैसे म्यूजियम में हर पेंटिंग नहीं लगाई जाती, सिर्फ सबसे बेहतरीन कलाकृतियां चुनी जाती हैं, वैसे ही वे बहुत सोच समझकर चुनते हैं कि उन्हें अपनी शेल्फ पर कौन सा जैतून का तेल या कौन सी ब्रेड रखनी है। जब चीजों को कम किया जाता है तो जो बचता है उसकी गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाती है। कम करने से फोकस बढ़ता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। ये अप्रोच तब तो ठीक लगती है जब आप अकेले खेल रहे हों, लेकिन जब बात प्रतिस्पर्धा की आती है तो नियम बदल जाते हैं। कैसे? देखिए, अगर प्रतिस्पर्धी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में 5 नए फीचर डाल रही है तो निवेशकों और मार्केट का दबाव होता है कि हमें 6 फीचर डालने चाहिए। इसे कोल्ड वॉर की मानसिकता कहा गया है, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल है। इस जाल से कैसे बचा जाए? इसका जवाब बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब आम सोच के बिल्कुल विपरीत। प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा करने के बजाय उनसे कम करने की रणनीति अपनानी चाहिए। उनसे कम करना? हाँ, बड़ी कंपनियों को वे मुश्किल और उलझी हुई समस्याएं सुलझाने दें जिनके लिए भारी भरकम कोड या हजारों कर्मचारियों की जरूरत होती है। खुद छोटी, सरल और बुनियादी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें इतनी खूबसूरती से सुलझाएं कि ग्राहकों सादगी के दीवाने हो जाएं। ये एक अलग ही नजरिया है। साइकिल उद्योग का ही उदाहरण ले लीजिए। सालों तक कंपनियां अपनी साइकिलों में गियर, सस्पेंशन और जटिल ब्रेक सिस्टम बढ़ाती रहीं, लेकिन फिर अचानक फिक्स्ड गियर साइकिलों का चलन वापस आ गया, जिनमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं था, सिर्फ पैडल और पहिए थे, और लोगों ने उस सादगी को हाथों हाथ लिया। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। सादगी में एक अलग ही तरह का आकर्षण होता है जो जटिलता कभी नहीं दे सकते। इसके अलावा एक और तरीका है प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देने का। अगर हम अपने उत्पादों को डी-कॉमोडिटाइज कर दें। बिल्कुल। मतलब ये कि अगर कोई आपके प्रोडक्ट के फीचर्स को कॉपी कर भी ले तो भी वो आपकी आत्मा को कॉपी नहीं कर सकता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने उत्पाद में खुद को कितना डालते हैं। ज़ैपोज़ का उदाहरण इसका सबसे बेहतरीन प्रमाण है। हाँ, जूतों वाली कंपनी। जी, ऑनलाइन जूते बेचना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी जूते बेच सकता है। लेकिन ज़ैपोज़ ने अपनी ग्राहक सेवा और अपनी कंपनी के कल्चर को इतना अनोखा और मानवीय बना दिया कि कोई और कंपनी उसकी नकल कर ही नहीं पाई। जब कोई इंसान या टीम अपनी सोच, अपने काम करने के खास तरीके और अपने जुनून को उत्पाद में डाल देती है, तो वो उत्पाद सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रह जाता। उसे कॉपी करना नामुमकिन हो जाता है। एकदम सही। और प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलने का एक और जादुई तरीका है जिस पर हमने नोट्स में ध्यान दिया था, बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। जब हम कोई एक मुख्य चीज बना रहे होते हैं तो उसके निर्माण की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ और भी बन रहा होता है। अक्सर हम उसे कचरा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसमें बहुत मूल्य छिपा हो सकता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण लकड़ी उद्योग का है। वो बुरादे वाला। हाँ, दशकों तक लकड़ी मिलों में पेड़ काटे जाते थे और जो बुरादा या लकड़ी की छिलन बच जाती थी उसे कचरा मानकर जला दिया जाता था या फेंक दिया जाता था। लेकिन फिर किसी रचनात्मक दिमाग ने इस प्रक्रिया को करीब से देखा और सोचा कि इस कचरे का क्या किया जा सकता है। और आज वो एक पूरा उद्योग है। बिल्कुल। आज वही बुरादा सिंथेटिक लकड़ी, पार्टिकल बोर्ड और यहां तक के घर गर्म करने वाले ईंधन के रूप में बिकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यही बाय प्रोडक्ट का सिद्धांत खुद ये किताब लिखने वालों यानी 30 सिग्नल्स ने भी अपनी कंपनी पर लागू किया। उनका मुख्य काम था सॉफ्टवेयर बनाना, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाते हुए उन्होंने जो भी अनुभव हासिल किए, जो भी रणनीतियां बनाई और जो गलतियां की, उन सभी को उन्होंने बस अपने दिमाग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उस ज्ञान को एक बाय प्रोडक्ट के रूप में देखना शुरू किया। बिल्कुल। उन्होंने अपने काम करने के तरीके के बारे में पहले ब्लॉग पोस्ट लिखे, फिर उसे एक PDF में बदला और अंततः वही विचार और अनुभव इस शानदार किताब के रूप में सामने आए। उन्होंने अपनी आंतरिक प्रक्रिया को दुनिया के सामने रख दिया। और हैरानी की बात यह है कि जिस चीज को वे सिर्फ काम करने का तरीका मानते थे, उस बाय प्रोडक्ट ने उन्हें लाखों डॉलर की कमाई करके दी।
और उनकी कंपनी के लिए सबसे बेहतरीन मार्केटिंग टूल बन गया। हर काम में कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट जरूर होता है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। जी। अब अगर हम किसी नए प्रोजेक्ट या कंपनी के शुरुआती दिनों की बात करें तो हर कोई चाहता है कि उसकी जबरदस्त लॉन्चिंग हो, रातों रात पीआर हो जाए और दुनिया उन्हें जान ले। पर लेकिन हमारी चर्चा के स्रोत कहते हैं कि गुमनामी यानी ऑब्सक्योरिटी कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। शुरुआत में अगर दुनिया आपको नहीं जानती तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है। वो कैसे? पर ध्यान नहीं दे रहा होता तब आप स्वतंत्र होते हैं, तब गलतियां करना सुरक्षित होता है। आप अपने प्रोडक्ट को बदल सकते हैं, नई चीजों के प्रयोग कर सकते हैं। अगर कुछ पूरी तरह से फेल भी हो जाए तो ज्यादा लोग उसे नहीं देखेंगे और आपकी ब्रांड इमेज खराब नहीं होगी। एक तरह का सेफ जोन मिल जाता है। बिल्कुल। ये शुरुआती समय सिर्फ खुद को सुधारने और अपनी कमियों को दूर करने का होता है। एक बार जब दुनिया की नजरें आप पर टिक जाती हैं, तब आपकी हर छोटी से छोटी गलती भी राई का पहाड़ बन सकती है। इसलिए उस शुरुआती गुमनामी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और इसी शुरुआती दौर में टीम बनाने या हायरिंग का भी बहुत महत्व होता है। किसी भी नए व्यक्ति को टीम में शामिल करने से पहले एक बहुत ही सीधा सा लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला नियम बताया गया है। किसी को भी काम पर रखने से पहले वो काम खुद करके देखना चाहिए। ये तो प्रबंधन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जब तक कोई इंसान खुद किसी काम को अपने हाथों से नहीं करता, वो ये समझ ही नहीं सकता कि उस काम की असली चुनौतियां क्या हैं। सही बात है। अगर आपने खुद कस्टमर सपोर्ट का काम नहीं किया है तो आप कैसे जानेंगे कि एक बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में क्या गुण होने चाहिए? जब खुद काम किया होता है तो प्रबंधन करना आसान हो जाता है, क्योंकि तब आपको पता होता है कि काम करने वाले से यथार्थवादी उम्मीदें क्या रखी जानी चाहिए। ये तो हो गई टीम बनाने की बात। लेकिन चाहे टीम कितनी भी अच्छी हो, चीजें कभी ना कभी गलत होती ही है। सर्वर क्रैश होते हैं, डिलीवरी लेट होती है या कोई गलत अपडेट चला जाता है। ऐसे में नुकसान की भरपाई कैसे की जाए? इस पर नजरिया बहुत ही स्पष्ट और ईमानदार होना चाहिए। अपनी बुरी खबर खुद दुनिया को बताएं। मतलब कुछ छुपाए नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे कारपेट के नीचे छुपाने की कोशिश करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आज के इस तेज सूचना के दौर में कुछ भी छुपता नहीं है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति या ग्राहक आपकी गलती को सोशल मीडिया पर उजागर करेगा तो अफवाहें तेजी से फैलेंगी और बरसों से कमाया हुआ भरोसा एक झटके में टूट जाएगा। हाँ, जो कि आजकल हम अक्सर देखते हैं। इसके बजाय खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना, अपनी गलती मानना और लोगों को पारदर्शिता के साथ ये बताना कि हम इसे सुधारने पर क्या काम कर रहे हैं, ये ग्राहकों की नजर में आपका सम्मान बढ़ाता है। ये बहुत ही परिपक्व दृष्टिकोण है। लेकिन गलतियों से निपटने का एक दूसरा पहलू भी है जो कंपनी के अंदरूनी माहौल से जुड़ा है। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस में किसी एक इंसान ने कोई बेवकूफ़ी भरी गलती की और मैनेजमेंट तुरंत पूरे ऑफिस के लिए एक नई नीति या पॉलिसी बना देता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या किसी एक व्यक्ति के खराब व्यवहार की सजा पूरी टीम को मिलनी चाहिए? इन बेवजह की नीतियों को संस्था के स्कार टिश्यू यानी चोट के निशान की तरह बताया गया है। ये स्कार टिश्यू वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए किसी एक कर्मचारी ने ऑफिस में बहुत ही अजीब या अनुचित कपड़े पहन लिए। अब समझदारी तो यह है कि उस मैनेजर को उस एक कर्मचारी को केबिन में बुलाकर समझाना चाहिए। सीधे बात करनी चाहिए। लेकिन अक्सर मैनेजमेंट सीधे टकराव से बचने के लिए एक 20 पन्नों का नया ड्रेस कोड लागू कर देता है। अब उस एक इंसान की वजह से बाकी के 99 लोग भी उन सख्त नियमों में बंध जाते हैं जिन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं थी। ओहो। और धीरे धीरे यही स्कार टिश्यू कंपनी को इतना जकड़ लेता है कि वहां काम करना उबाऊ हो जाता है। लोग सोचते हैं कि वे एक अच्छा कल्चर बना रहे हैं। अक्सर ऑफिस की दीवारों पर बड़े बड़े शब्दों में मिशन स्टेटमेंट टांग दिए जाते हैं, ये सोचकर कि इससे कंपनी की संस्कृति बन जाएगी। ये चीज नहीं है जिसे किसी मीटिंग रूम में तय करके रातों रात लागू किया जा सके। सही बात है। ये कोई नियम नहीं है। संस्कृति लगातार किए गए व्यवहार का एक बाय प्रोडक्ट है। अगर किसी जगह पे लीडरशिप लगातार अपने लोगों पर भरोसा कर रही है, उन्हें खुलकर अपनी बात कहने की आज़ादी दे रही है और ईमानदारी से फैसले ले रही है, तो वहां की संस्कृति अपने आप बेहतरीन हो जाएगी। ये कर्मों से बनती है, कागजों पर लिखे शब्दों से नहीं। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो बहुत सी बातें साफ होती हैं। लंबी चौड़ी भविष्य की योजनाएं बनाना अक्सर सिर्फ हवा में तीर चलाना होता है। किसी भी काम में सादगी और लचीलापन होना चाहिए। हॉट डॉग यानी अपने काम के सबसे मुख्य केंद्र को पहचानकर उस पर सारा ध्यान लगाना चाहिए। बिल्कुल।
और काम के दौरान जो भी मानसिक या प्रक्रियात्मक कचरा या अनुभव बन रहा है उसे एक नए बाय प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। व्यापार के पुराने भारी भरकम नियमों को आंख बंद करके मानने की कोई जरूरत नहीं है। और यहीं पर मैं चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हुए एक वैचारिक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। आज हमने व्यापार में स्कार टिश्यू की बात की, यानी वो बेवजह की नीतियां जो किसी एक बुरी घटना या किसी एक कर्मचारी की गलती के डर से बनाई जाती हैं और जिसका खामियाजा बाकी सब भुगतते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने निजी जीवन में और अपने रिश्तों में भी ऐसे कितने स्कार टिश्यू बना लेते हैं, कितनी दीवारें खड़ी कर लेते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अतीत में किसी एक व्यक्ति ने हमारा भरोसा तोड़ा था, हम आगे आने वाले हर इंसान को शक की नजर से देखने लगते हैं। क्या जीवन में भी हर एक बुरी घटना के बाद अपने चारों ओर नियमों और शक की दीवारें खड़ी करने के बजाय उसे एक घटना को अपवाद मानकर आगे बढ़ना ज्यादा सही नहीं होगा? ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और आत्ममंथन करने वाला विचार है। व्यापार के सिद्धांत अक्सर जीवन के सिद्धांतों का ही आईना होते हैं, बस हमें उन्हें उस नजरिए से देखना आना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।